मिसबा, गुड इवनिंग। चलो। सो आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है अभी? लेट मी नो। कैसे तैयारी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ। एक डेट आप लोग मेंशन कर लो थोड़ा सा। अ, या फिर चलो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा इसको। ठीक है, टेस्ट जो है ये एक्सपेक्टेड है 31st। आप लोग थोड़ा सा लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। एक मिनट। मॉर्निंग की क्लास में मैंने ऑलरेडी इसको शेयर कर दिया है, बट इवनिंग की क्लास का चलो जल्दी से इसको शेयर कर लो। शेयर मतलब अपना राइट डाउन कर लो। एक मिनट कहाँ गया? अरे किसने भेजा था भाई? हम्म 31 मार्च पॉलिटी रहेगा। 6 अप्रैल हिस्ट्री। 13 अप्रैल इन्वायरमेंट। 20th अप्रैल ज्योग्राफी। 27th अप्रैल इकोनॉमी। 4th मई, 11th मई एंड 18th मई। ये फुल लेंथ क्वेश्चन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज नहीं, टॉपिक वाइज नहीं। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब आप लोग इसको जैसे अटेम्प्ट करना चाहो आप लोग कर सकते हो। ठीक है। एंड सी सेट का व्हाट अबाउट द सी सेट? सी सेट का आप लोगों को विद इन कमिंग वीक से आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। सी सेट का यूपीएससी में मैथ्स और रीजनिंग के रिगार्डिंग। ठीक है। एक कॉमन आप लोगों का की क्लास होगी कॉम्प्रिहेंशन को लेकर। थोड़ा सा कहाँ लिखा लिखा नहीं, आपको लिखना था। चलिए मैं इसको शेयर कर दूंगा। मैंने लिखा नहीं, मैंने सिर्फ वर्बली बता दिया। ठीक है, लिख के भी दे दूंगा। ये टेस्ट रहेगा। टेस्ट 2:30 से 4:30 इन बिटवीन ये टाइमिंग रहेगा टेस्ट का टाइमिंग। ठीक है। 30th ऑफ मार्च से। ठीक है। चलो पहले थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ। एक और इंफॉर्मेशन देनी थी आप लोगों को। टारगेट ग्रुप में जो मैं शेयर कर रहा था चैतन्य ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, उसमें ऑलरेडी कोर्स जो है पूरा कवर अप हो गया है, मैथ्स यानी सी सेट को छोड़कर। ठीक है। अभी मैथ्स का थोड़ा सा क्वांट्स बचा हुआ है, मतलब स्टार्ट होगा अभी तो। रीजनिंग मैथ्स हो गया है, रीजनिंग बचा हुआ है, ऐसा कुछ है। ठीक है। सो वो तो कंटिन्यू चलेगा ही। बट अब आप लोगों को थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज में आज या कल से चलो आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो उसके साथ थोड़ा सा मैच मीट करने की कोशिश करना। ठीक है, डे के हिसाब से होगा। चलो, ये दो चीजें हो गई। और कौन कौन लोग आ गए हैं? आज बहुत कम लोग हैं, क्यों भाई, क्या हो गया? टाइमिंग नहीं पता या फिर क्या हो गया? चलो ठीक। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। स्कीम में क्या इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा समझ लो फिर से एक बार। रेंज लेने की कोशिश मत करना, रेंज रोवर लेने की कोशिश मत करना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है। कोई भी स्कीम में दे आर ओनली 5 थिंग्स। फर्स्ट, जल्दी से आप लोग अब कमेंट करो, इतनी दिन से तो मैं पढ़ा रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करो। किसी भी स्कीम में, गवर्नमेंट स्कीम अगर है तो उसमें फर्स्ट उसकी मिनिस्ट्री जो उसको रन कर रही है। ठीक है, या लॉन्च किया, किस मिनिस्ट्री का है ये स्कीम है, फर्स्ट। सेकंड कंपोनेंट से, थर्ड एम, फोर्थ
बेनिफिशरीज, एंड फिफ्थ उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स, दैट्स इट। ये कर लिया, लाइफ सॉर्टेड है कम से कम एज फार एज रिगार्डिंग योर स्कीम इज कंसर्न। जो भी दो, मैक्सिमम 2 और 3 स्कीम ही पूछता है यूपीएससी, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो उसकी स्कीम वाले मैगजीन और वो सब के चक्कर में भी मत रहना, ठीक है। जो भी थोड़ा बहुत स्कीम आप लोगों को मैं यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, सफिशिएंट है। बेटी बचाओ काइंड ऑफ, या फिर उज्ज्वला है, और भी है, ठीक है। चलो, तो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मैंने दे दी है। चलो स्टार्ट करते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम कौन सी के फॉर ये, इट्स बेसिकली यूनियन कैबिनेट ने हैज अप्रूव्ड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS स्कीम, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम है, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या करेगा, स्टेम, इसका एम ऑब्जेक्टिव क्या है, एम और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, जो भी साइंस बैकग्राउंड है बेसिकली उसको प्रमोट करना है, ठीक है। तो प्रमोट नहीं करना, बेसिकली उसके जो जनरल्स है उसको कुछ फैसिलिटी करना है, ई जनरल्स है, डेटाबेस वगैरह में लाइसेंस देना है। ये बेसिकली टू प्रोवाइड नेशनल लाइसेंस फॉर ई जनरल्स एंड डेटाबेस इन स्टेम, लाइसेंस प्रदान करना है, ठीक है। सो व्हाट आर द की फीचर्स, की फीचर्स क्या है इसका, थोड़ा सा ये प्री के लिए भी एज वेल एज मेंस के लिए भी होगा, लेकिन प्री के लिए फिर पहले तो हम रिगार्डिंग प्री के देख लेते हैं, ठीक है। फीचर्स में डिजिटल इसका एक्सेस रहेगा, ठीक है। ऑब्वियस है कि कॉमन सेंस क्या कह रहा है यार, लाइसेंस देना है और ई जनरल्स की बात हो रही है तो डेटाबेस तो होना चाहिए ना, तो डिजिटल एक्सेस भी होगा, कॉमन सेंस। तो जो भी लाइब्रेरी होगी, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क होगा, वो अंडर होगा यूजीसी के, दैट्स इट, इन फिलिप नेट, ठीक है। दूसरा है मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग के लिए एक और हमारा एक फाउंडेशन है, वो उसको मॉनिटरिंग करेगा इस स्कीम को, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। इंटरनेशनल जर्नल्स वगैरह होगा, 13,000 जर्नल्स हो गए, 13 लीडिंग पब्लिशर्स होंगे, बहुत सारे इसमें पब्लिशर्स भी होंगे, उन सब का एक्सेस को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। यानी कि अब इतना कॉमन सेंस, कुछ चीजों पे कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या है, अब 30 और 13,000 ये सब नहीं पूछेगा यूपीएससी। फॉरेन जो पब्लिशर्स हैं, ठीक है, जनरल जो जनरल्स है उसके पब्लिशर के लिए भी आपके पास एक्सेस रहेगा। कुल मिला के ये बात है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कुछ फंड वगैरह की जरूरत पड़ेगी, देयर इज सम रिक्वायरमेंट, फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो फाइनेंशियल अलोकेशन जो है ये 6,000 करोड़ रुपया एट द डेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब प्री के लिए इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या होगा इसका, तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन विल क्रिएट अ यूनिफाइड पोर्टल एंड रेज अवेयरनेस थ्रू IES कैंपेनिंग, ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है बेसिकली, ठीक है, या यूनिफाइड पोर्टल है उसके तहत, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब आ जाओ, इसकी नीड क्या थी, ये सब क्या था, यू नो देखो, होता क्या है अब ये क्यों इसकी रिक्वायरमेंट और क्यों है, ये नहीं पूछा जाएगा यूपीएससी में, यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता, बट यू हैव टू नो, ठीक है। एकेडमिक पब्लिशर जो है, पब्लिशिंग जनरेट जो होता है USD 19 बिलियन एनुअली, ये ईच एंड एवरी ईयर लगभग नियर अबाउट 20 बिलियन, सॉरी मिलियन बिलियन डॉलर ये जनरेट करता है, और उसका प्रॉफिट जो है 40% तक इसमें इसमें प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन इसका कुछ जो बेनिफिट है वो प्राइवेट कंपनी को हो रहा है, ठीक है।
तो प्रेडेटरी जो पब्लिशिंग होती है बेसिकली है, ये आपको अंडरलाइन जो मैंने किया ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझने की जरूरत है। इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ, कट नहीं चलो, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत एक आइडिया लगेगा आपको कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। तो ये जर्नल्स वगैरह के लिए है। तो बिना, बहुत ही होता क्या है इसमें बेसिकली, मैंने लो क्वालिटी जो जर्नल्स होते हैं वो इंडियन रिसर्चर को एक्सप्लॉइट करते हैं, चार्ज उनके हाई, बहुत काफी हाई चार्जेस होगा, पेपर भी, फिर भी उसका रिव्यू करना है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, एक्सप्लॉइटेशन होता है बेसिकली। तो उसी, तो ये जो बैरियर है बेसिकली रिमूविंग एक्सेस बैरियर जो है, इसी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई है। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जो अगर कोई सब्जेक्ट्स पे अगर रिसर्च हो रहा है तो अपडेट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देखो तो नेचर कम्युनिकेशन जो है, नेचर एक आपका एनवायरनमेंट वाला जो जर्नल्स पब्लिश होता है, उसमें नेचर कम्युनिकेशन में लगभग 7,000 है, देखो ये $7,000 का एक, अगर आप आर्टिकल लिख रहे हो तो उसको चार्ज मिलेगा, चार्ज करता है वो। बहुत महंगा है यार, 7,000 कितना हो गया, लगभग 5.5 लाख रुपए, और 6 लैक्स है ना। सो ऑब्वियस सी बात है कि यार ये सिर्फ ये एक्सप्लॉटेशन है, उसी से बचाने के लिए किया गया है। ठीक है। सो अब सिग्निफिकेंस इससे क्या होगा, कम से कम अब ये जो स्कीम आई है गवर्नमेंट की, उससे होगा क्या। तो गवर्नमेंट ने अपना विकसित भारत 2047, नेप 2020, ANRF जैसे कुछ इनिशिएट लिए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है। टायर 2 और टायर 3 एक्सेस को भी, यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखना, सभी शहरों में, यानी सभी शहरों का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ऑल, जितने भी आपके अंतर विभागीय शोध को बढ़ावा देना, यानी इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च को भी ये प्रमोट करेगा। ठीक है। ऑल सिटीज, ध्यान रखना ये सभी शहरों के लिए, ऑल सिटीज के लिए है, इंक्लूडिंग टायर 2 एंड टायर 3। यहाँ पे यूपीएससी आपको थोड़ा सा डाउन कर सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा मार्क करके चलना। ठीक। अब एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर भी आ जाएगा यार, क्योंकि हमारे पास तो एक लेवरेज है ना, क्या है, लगभग मोर देन 6,300 जो है हमारे पास इंस्टीट्यूशन है, रिसोर्सेज है। ठीक है, तो एक्सेस करने के लिए हम उसका इस्तेमाल यूज कर सकते हैं, और उसको फंड भी कर सकते हैं। ठीक है। चलो, चैलेंजेस वगैरह क्या क्या है, ठीक है, चैलेंजेस तो हम वो कोई नॉट अ बिग डील, इट्स अ पार्ट ऑफ मेंस, और ये प्री में आपसे नहीं पूछेगा। बेसिकली ये मेंस का टॉपिक भी नहीं है। ठीक है, टॉपिक आपका जो है वो वहीं तक है। हाँ, इसमें आप एक दो लाइन आप इसमें ऐसे वगैरह में यूज कर सकते हो। ठीक है। तो हम, हाँ, इसमें ऐसे लिखा जा सकता है, इस पे मतलब ऐसे, इस टॉपिक पे ऐसे नहीं है, इसके कुछ पार्ट्स हम जो है यूज कर सकते हैं, कुछ रॉ मटेरियल टाइप ऑफ ऐसे में यूज हो जाएगा। ठीक है। कमेंट करते चलना ताकि मुझे थोड़ा सा यू नो पता चलता रहे कि आपको कितना, आप कितना ले पा रहे हो उसमें से, है ना, कितना अडॉप्ट कर पा रहे हो। चलो, आगे की राह वगैरह काइंड ऑफ यही है। ठीक है। हाँ, अब आ जाओ ये ANRF के बारे में, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं यार। ये तो हमने यहाँ पे देख लिया था ना, नेप कई बार बता चुका हूँ, विकसित भारत हो चुका है। अब ANRF के बारे में थोड़ा सा जान लो, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एग्जामिनेशन। ओके। एक एक्ट आया था बेसिकली। ठीक है, स्टैब्लिश अंडर ANRF जो है, इसका अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, फुल फॉर्म इसका यही है। ठीक है, स्टैब्लिश हुआ है, ये एक्ट का 2023 के एक्ट से हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्ट इसका मिनिस्ट्री है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी इंडिया में
to promote research and development R&D across universities, colleges and research institution in India. ये इसका काम है, इसका फंक्शन, ये एक फाउंडेशन जो बनाया गया उसका पर्पस क्या है? पर्पस ये R&D करना, वो चाहे वो कॉलेज के लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी के लेवल पे हो, वट, ठीक है। सो की इनिशिएटिव इसने कुछ लिया भी है यार, बिल्कुल लिया है। अब यहाँ पे क्या है, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव के सिर्फ आपको नेम पता होने चाहिए और नथिंग, नथिंग एल्स। पेयर प्रोग्राम, एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च जो है, पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो फॉलो अप, हब एंड स्पोक मॉडल, कौन से मॉडल में? हब एंड स्पोक मॉडल का ये पालन करता है। अब ये सब, ये जो मॉडल है ना, ये कहीं आप यूज कर सकते हो मेंस में, पूरा लाइन नहीं, बस हब एंड स्पोक मॉडल क्या है ये नहीं पूछेगा यूपीएससी ना, बिल्कुल नहीं, बट कोई आंसर में आप उसको इनरिच करने के लिए डाल सकते हो, ठीक है। एक बार गूगल करके देखना, नहीं समझ में आएगा यू कैन आस्क मी, ठीक है, बट थोड़ा सा पहले आप मेहनत करो। सो अब इस मॉडल में क्या है, वेयर हाई रैंकिंग इंस्टीट्यूशन गाइड इमर्जिंग वंस। तो मान लो, अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास, चलो इंडिया में IISc इनको अभी नंबर 1 पे है, फिर IIT दिल्ली है नंबर 2 में, ठीक है, फिर IIM है, अहमदाबाद है, ठीक है, अहमदाबाद, चलो ऐसी, या कानपुर, वटेवर, कुछ भी। अब ये नंबर 1 पे जो रैंकिंग मिली है, ये बाकी को थोड़ा क्या करेगा, थोड़ा हेल्प कर देगा, बस यही है, ठीक है। तो उच्च रैंकिंग वाले संस्थानों जो है, उभरते हुए जो इमर्जिंग हो रहे हैं, जैसे मान लो यार कि कोई स्टेबल हो गया है, कोई स्टार्टअप स्टेबल हो गया है, ठीक है, तो कोई छोटे 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 जो स्टार्टअप अभी अभी निकल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, काइंड ऑफ, ठीक है। बट यहाँ स्टार्टअप नहीं है, ध्यान रखना, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल समझ में आने के लिए कहा। ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है, वेरी गुड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। गवर्निंग बोर्ड के जो प्रेसिडेंट होंगे कौन होंगे? PM होंगे। अब यहाँ पे कर दिया हमने, यूपीएससी ने, होम मिनिस्टर, MHA, राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, ठीक है, PM होगा। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल लेड बाय द जो प्रिंसिपल है, साइंटिफिक एडवाइजरी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, वैज्ञानिक सलाहकार का एक काउंसिल है, वही इसको गाइडेंस भी देगा। लेकिन प्रेसिडेंटशिप किसके पास रहेगा, या फिर जैसे, सॉरी, जी मिसबा जी, सेम एज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, एक क्वालिटी वाला भी पूछा गया तो इसी के सिमिलर ये क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। जैसे कि नीति आयोग है, तो भाई उसको चेयर कौन करता है? PM करते हैं ना, बट क्या PM सारा चीज करेंगे? नहीं, उसके लिए पूरी एक टीम है, बस ये वही चीज है, ठीक है। चलो, इतना सफिशिएंट है। अ, कह सकते हैं कि IAS प्री 2025, थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आपने इस वर्ड के, जो मैंने लिख के दिया है आपको, इंग्लिश वट एवर, इंग्लिश और हिंदी जो जिसमें भी, उसमें स्टिक रहते हो, इधर उधर नहीं भटकते हो, तब भी आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक, चलो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? अच्छा, हम्म, यहाँ पे हिंदी मीडियम, संक्षिप्त समाचार, रिकॉर्डिंग ऑन है, या ठीक, संक्षिप्त समाचार,
यहाँ से स्टार्ट होगा। यूनियन कैबिनेट जो है, इन्होंने अप्रूव किया है पीएम विजया लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी सॉरी, विद्या लक्ष्मी स्कीम, विद्या लक्ष्मी स्कीम सेंटर की है। अब ये स्कीम है तो भाई इंपॉर्टेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। दिमाग में एक बात डाल लो कि कितने क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं, वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके बाद अगर आपकी जान बच जाती है तो आप बिल्कुल मल्टीपल कोचिंग्स का आप वो लगा सकते हो, बट पहले जितना मैं करा रहा हूँ उसको उतना कर लो। आज भी कुछ बच्चों का फोन आया है कि सर बहुत मतलब एंजाइटी बहुत ज्यादा हो गई है, और उस बच्चे को ये मालूम मतलब क्या चल रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता। आर्ट एंड कल्चर के लिए परेशान है बच्चा। मैंने कहा यार, आर्ट एंड कल्चर के लिए कौन परेशान होता है, दो क्वेश्चन आएगा छोड़ दो, बाकी चीजों पर फोकस कर लो। नहीं सर हमारे कोचिंग में नहीं कराया गया। ठीक है यार, लेट गो करो उसको, छोड़ो उसको, दो क्वेश्चन ही तो आना है। ठीक है, चलो। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने कहाँ फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं, दे आर 5 सब्जेक्ट्स, उस पर आपको फोकस करना है, स्टिक उसी पे रहना है। मालूम चला कि आप पूरा मेहनत अपनी लगा दी आपने साइंस एंड टेक में, करते रहो फिर। एक सब्जेक्ट से आपका यू नो क्या बोलते हैं, नाव नैया पार नहीं होगी। ठीक है, चलो। सो व्हाट अबाउट द लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये क्या है? सो ये इट्स अ सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है। ठीक है, और यूपीएससी हमेशा सेंट्रल जो सेक्टर का जो स्कीम होता है बस वही पूछता है, स्टेट लेवल पे नहीं जाता है वो। तो डोंट वरी अबाउट दैट, स्टेट लेवल का छोड़ देना। वो पीसीएस में वो स्कीम का नाम और वो सब कुछ पूछ लेता है कि बेस्ड ऑन व्हाट, व्हाट काइंड ऑफ, बस। ठीक है। सो ये जो विद्या लक्ष्मी है, ये हायर एजुकेशन के लिए ध्यान रखना। इट्स अ डिजाइंड है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट फॉर हायर स्टडीज। हायर स्टडीज कहाँ फोकस करोगे? हायर स्टडीज पे कुछ यार वो स्कॉलरशिप वगैरह दे देंगे, है ना, यही होगा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, यही होगा, बट किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए या हायर स्टडीज के लिए। ठीक है। नेप में भी ये बात कही गई थी कि भाई जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा यू नो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए। ये नेप में भी ऑलरेडी मेंशन है, उसी के सिमिलर ये पॉलिसी भी जो स्कीम है और लाई गई है। ठीक है। अब इसमें काम की चीज क्या है, यहाँ पे सार्वजनिक यानी जो फोकस करने वाली बात है वो आपका पब्लिक एंड प्राइवेट हायर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दोनों में हो सकते हैं, गवर्नमेंट का भी हो सकता है और कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, उसमें भी मिल सकता है ये। क्लियर? चलो, देखो मैं अलग अलग से वर्ड को मैं मार्क कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा उठाया वो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जहां फोकस कर रहा हूँ उस पर फोकस कर लो। ठीक है। मेधावी छात्र ऑब्वियस है, मेरिटोरियस स्टूडेंट को ही मिलेगा। ठीक है, चलो। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स? तो इसमें कुछ नहीं है यार, सिंपल सा चीज है कि जो बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, ट्यूशन फीस होगा या फिर उसके जो भी जो खर्चे वगैरह होंगे, ठीक है ना, गारंटर फ्री लोन, कोलैटरल फ्री होगा ये, एंड गारंटर फ्री, यानी कि आप जब कुछ वो लेने जाते हो, लोन लेने जाते हो, तो एक गारंटर की जरूरत है, की जरूरत पड़ती है, या कोलैटरल क्या है, गारंटर नहीं तो कोलैटरल रखो, तभी आपको लोन मिलेगा, बट इसमें वो दोनों चीजें नहीं है। बेनिफिट हो गया, किसको बेनिफिट हो रहा है? जो हायर एजुकेशन के लिए जा रहा है, जो मेरिटोरियस है। ठीक है, चलो। तो कोई भी छात्र इसमें जो गुणवत्ता युक्त यानी जो उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का पात्र है, एलिजिबल होगा, उसको मिल जाएगा बिना कोलैटरल के एंड बिना ट्यूशन फीस वगैरह के।
बिना गारंटी, बिना गारंटी, बिना कर्जदार। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, वो जो गारंटर को हिंदी में क्या कहेंगे, जो आपकी गारंटी ले कि हाँ भैया अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो हम कर देंगे। अच्छा, इनलाइटमेंट हो गया। विशु पांडे, चलिए वेरी गुड। चलिए, इनकी यही ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगती है। फोन करके बताया कि इन्होंने कि लाइट नहीं आ रही है, और लाइट आ गई तो देखिए क्लास में आ भी गई, वेरी गुड। चलो, कवरेज क्या रहेगा यहाँ पे, तो इसको कवर कर रहे हैं बेसिकली ये जो भी हायर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। गुणवत्ता वाले, लगभग अब कितने को कर रहा है वो देखो, कोई भी स्कीम सबको कवर कर ले, हर जैसे कि आयुष्मान कार्ड क्या सभी हॉस्पिटल में चलता है, कवर है उसमें? जवाब है नहीं। तो इसी तरह से, हाँ, तो इसी तरह से यहाँ भी है, कुछ को कवर कर रही है, कुछ को नहीं। अब डिजिट पे मत चले जाना। हाँ, बेनिफिट कितने को मिल रहा है, बहुत को मिल गया। अब नंबर यार, यहाँ तो 22 लाख जब तक पेपर में आया, न्यूज़पेपर में, तब तक तो 22 लाख था, अब बढ़ गया होगा। तो इस पे भी मत जाना। कवर कर रहा है, अच्छा खासा कवर कर रहा है, ठीक है, बट सभी नहीं है। और जो इंस्टीट्यूशन है, हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन है, उस वो सभी इसके इसको ये कवर कर रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बेनिफिट ऑब्वियस है इसमें। लोन अप टू कितने, कितना का लोन मिल जाता है, तो 7.5 लाख का लोन मिल जाएगा। 75% तक जो क्रेडिट जो गारंटी है वो इंडियन गवर्नमेंट दे देगी। इंडियन गवर्नमेंट बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। 10 लाख तक का, 10 lakhs का लोन, अप टू 10 lakhs, कम विद 3% इंटरेस्ट। अरे वाह, और क्या चाहिए, सब्सिडी पे मिल जाएगी आपको। लेकिन ये पढ़ने के लिए है यार, पर्सनल लोन लेने जाओगे वो 12-15% हो जाता है ना। चलो, ठीक। सो डिजिटल जो सिस्टम जो है इसमें बेसिकली क्या है इसमें, ये यूनिफाइड पोर्टल होगा, एक पीएम विद्या लक्ष्मी। ये अलाउज स्टूडेंट टू अप्लाई फॉर लोन्स एंड रिक्वेस्ट इंटरेस्ट सबवेंशंस। ठीक है, ये अनुरोध करने की कि भैया आपको अप्लाई करना, कर लो यार, एक पोर्टल बना दिया गवर्नमेंट ने। ठीक है, ई वाउचर वगैरह जो आपको उससे मिल जाएगा पैसा। ठीक है, ई वाउचर से भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है, जो पेमेंट होगा वो ई वाउचर से होगा। सेंट्रल बैंक जो है, जो डिजिटल करेंसी वॉलेट है, उसमें आपका ये जो अमाउंट है ये ट्रांसफर हो जाएगा, दैट्स इट। मतलब आपको आपके जेब में ना आके सीधा उस इंस्टीट्यूशन को जाएगा। कॉमन सेंस वाली चीज है। कोई सप्लीमेंट्री स्कीम भी है तो हाँ बिल्कुल है, इसका एक सप्लीमेंट्री स्कीम भी है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, ये उसका एक सप्लीमेंट्री स्कीम है। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम बहुत टफ नहीं होती है, टफ लोग बना देते हैं, क्योंकि जहां सिंगल यूनिट में तो टफ नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप 20-25 स्कीम तक, मैं कहता हूँ यार 20 स्कीम से अगर कोई ज्यादा पढ़ रहा है तो बेवकूफ है। मैंने 20 मैक्सिमम कह दिया, आप 10-12 में भी काम चल जाएगा, 10 to 12 में भी इतना सफिशियंट होता है। ठीक है, चलो, क्योंकि स्कीम से दो ही क्वेश्चन आने हैं, और दो क्वेश्चन के लिए आप जान दोगे, वर्थ नहीं है ना। ठीक है, चलो, तो क्या पढ़ना क्या छोड़ना, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा राजमुशाय, बाबू मुशाय, चीजें कुछ समझ में आ रही है। चलो, अब इसको क्रॉस चेक, अब मैं बता रहा हूँ, ये तो हर टीचर बताएगा, और मैं टीचर की कैपेबिलिटी पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपीएससी की रिक्वायरमेंट पे। तो कोई भी क्वेश्चन उठाओ और देखो उसको, क्रॉस चेक करो, क्या यूपीएससी ने जो मैंने 5 कंपोनेंट या फीचर्स बताए कोई भी स्कीम का, उससे बाहर है क्या। होगा तो मुझे भी बताना यार, कम से कम 7-8 सालों से तो नहीं आया उसके 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि इसके रेंज से बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो।
सो ये जो अल्टरनेटिव या सप्लीमेंट्री स्कीम है, ये क्या है? वही सेम चीज भाई, दिन रात प्रतिदिन जो आपको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, ये भी वही है, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या होगी? ये 12th पास होगा। अब यहाँ देखो, वो एक हायर स्टूडेंट के लिए था, हायर एजुकेशन के लिए, सॉरी। यहाँ पे 12th के लिए है। तो 12th का अगर आप हायर एजुकेशन ये कर रहे हैं तो सिलेक्शन का बेस क्या है? आपको 12th पास होना चाहिए, वो भी अच्छे रैंकिंग के साथ। और ये ऑफर होगा मैक्सिमम 82,000 फ्रेश स्कॉलरशिप फॉर ऑफर्ड एनुअली। बुरा नहीं है, कर सकते हो। क्या मैप के लिए? क्या व्हाट अबाउट द, हाँ थोड़ा सा, यार मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, जल्दी से बताओ। क्या मैप के लिए? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको मैप के लिए परेशान कर रही है? बताओ बताओ। चलो, तो 82,000 स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है, ठीक है। कंपोनेंट कौन कौन होगा? घटक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। एक सेंट्रल सेक्टर का इंटरेस्ट सब्सिडी है, CSIS। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन। अरे, ये कैसे हुआ? एजुकेशन लोन, ठीक है। दो ही है, ठीक है, कंपोनेंट इसके दो हैं। बस इतना ही पढ़ना था आपको, हो गई बात खत्म। हाँ। सो जो न्यूज में, क्या न्यूज मीन्स मेन जगह आता है, उसे मैप में प्रैक्टिस कर लूं? अरे भाई साहब, जो मंथली मैगजीन है इसी को कवर करो। मुझे तो ये समझाने में इतना टाइम लग जा रहा है, तो समझने में के लिए आप हम तैयार नहीं हो। यू आर नॉट गेटिंग टू अंडरस्टैंड। जो मैं, जहां पे मैं बता रहा हूँ उसको मैप में देख लो, दैट्स इट। इतना नहीं कर पाओगे, और बर्डन ले ले यार। जो पहले प्लेट में आपका है, पहले उसको फिनिश करो ना। क्यों भागे जा रहे हो? प्री में आपको टॉपर बनना है क्या इंडिया में? अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है तो आप गलत जगह हो। मैं उसके लिए बहुत उपयुक्त, अप्रोप्रिएट पर्सन नहीं हूँ फिर। मैं 70 75 क्वेश्चन तक का मैं आपको करा सकता हूँ, 90% के लिए आपको कहीं और जाना होगा। ठीक है। चलो, डोंट टेक अ रॉन्ग वे, मैं एकदम पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक सरकाजम भी है, सरकाजम समझते हो ना? वो क्या बोलते हैं उसको, तंज। हाँ, बस ये वही है। 90% लोग 90% क्वेश्चन के लिए तैयारी करवा रहे हैं। भाई, प्री क्वालिफाई करना है या टॉपर बनना है, मेंस में करो ना। आपकी, मैं भी देखूं कितनी है आपके पे अंदर पोटेंशियल है, मेंस में दिखाओ। मार्क्स फैक्ट करो। मार्क्स जो मेंस में आएगा काउंटेबल तो वही है। ठीक है। चलो, बालकों से यौन अपराध से संरक्षण, ठीक है, अधिनियम 2012 का, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पॉक्सो एक्ट है। पॉक्सो एक्ट कब आया? 2012 में आया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कुछ एक की फाइंडिंग था, ठीक है, जजमेंट दिया उन्होंने कि भाई सेक्सुअली असॉल्ट केस है, ये सारे, सुप्रीम कोर्ट का रूल था ये बेसिकली। तो ये बेसिकली पॉक्सको एक्ट के तहत अगर कोई, इस एक्ट से अगर कोई केस को रजिस्टर किया जा रहा है तो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं, जैसे होता ना कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके, कई बार हम लोग दो पार्टी हैं तो दोनों पार्टी सहमत हो जाते हैं, है ना, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं एक दूसरे से, तो केस ही क्वैश हो जाता है, केस खत्म।
दोनों पार्टी सहमत हो गई, बात खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ एकदम सिम जजमेंट है कि अगर मामला बनता है सेक्सुअल असॉल्ट का अंडर द पॉक्सो एक्ट कैन नॉट बी क्वेश्ड बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज, ये कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। क्लियर? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक मामला आया था बेसिकली, अभी मामला वामला नहीं पूछा जाएगा, रामजी लाल भैरवा एंड बनाम राजस्थान जो स्टेट है उसका पूछा था। ठीक है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जजमेंट दिया। ठीक है, नहीं हो सकता, मैंने सुबह को मारा, सुबह ने मुझे मारा, और फिर हम दोनों चले गए कोर्ट, फिर दोनों में लगा यार कि चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, दोनों एक ने एक दूसरे को सॉरी कहा, बात खत्म हो गई। ये चीज इसमें नहीं होगी। क्लियर? मोहित कुमार, मयंक जी, चलो, केस क्वैश नहीं होगा। जैसे और भी कंट्री में है, सऊदी अरब में अगर आपका मर्डर तक के लिए भी ये जो है उनकी पार्टी आप किसी को माफ कर सकती है, पैसा लेकर या वटेवर जो भी है, बट इंडिया में ये नहीं है। ठीक है, चलो। चलो, तो अब इस पे पढ़ने की चीज क्या है ये थोड़ा सा जान लो। तो एक तो पहले आप ये देख लो यार कि आया कब। नहीं 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 नहीं, क्वैश का मतलब केस खत्म। अरे बाबा, ऐसे समझो, मैंने राज को मारा, राज ने मुझे मारा, ठीक है, हम दोनों ने कोर्ट में गए, केस मुकदमा शुरू हो गया, या फिर हमारे और मेरे और राज के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो गया कि ये पेन किसका है। ठीक है, मामला कोर्ट में गया। अब आउट ऑफ द बॉक्स जाके कि भाई केस को बाहर सॉल्व कर लिया गया कि चलो ठीक है सर, आप मुझे 10 रुपए दे देना, मैं आपको 20, पेन आप ही रख लो, या कुछ पैसा मुझे दे दो, चलो ये पेन सोने का है मान लो ऐसे, तो सिर्फ 5,000 आप मुझे दे देना, चलो मैं केस वापस ले रहा हूँ, होता है ना। STC केस में सबसे ज्यादा, और ये जो वुमेन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, केस खत्म नहीं होगा, क्वैश का मतलब केस खत्म ना, बिल्कुल नहीं। सो इम्पोर्टेंट क्या था, तो एक तो पहले आप इसका एक्ट देख लो कि एक्ट कब आया। बच्चों के रिगार्डिंग है, यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज असॉल्ट के को लेकर है। ठीक है, 2012 में आया। अब इसके लिए जो काम की चीज है, जो आपके सीधा UPSC में पूछा जाएगा। ठीक है, चलो, विशेष अवकाश याचिका, स्पेशल लीव पिटिशन, SLP, ये आप लोगों ने फेस नहीं किया होगा, हम लोगों ने किया है। सबसे पहले मेरा जो वो हुआ था, पाला पड़ा था, उस वक्त मैं जीरो भी नहीं जानता था इसके बारे में, SLP के बारे में। स्पेशल लीव पिटीशन, ये स्टेट के इसमें वर्सेस अदर रहेंगे हमेशा, ध्यान रखना। जैसे अगर आपने कल को UPPCS दिया और UPPCS पे केस कर दिया, तो वो SLP के तहत आएगा। तो 2010 में 11 में सबसे पहले मेरा BPSC को लेकर हुआ था, ये इसमें मैं नहीं और भी लोग थे, अकेला मैं पार्टी नहीं था। ठीक है, चलो, तो इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, SLP क्या है वो समझ लो खाली, बस ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि पैरोल और वो सब पूछ लिया है पहले। ठीक है, कोई इस आर्टिकल में क्या है 136 का, ये 36 136 ये मत याद रखो, याद क्या रखना वो बता रहा हूँ। SLP क्या है? सुप्रीम कोर्ट को किसी भी न्यायालय का या जो अथॉरिटी है उसके जो न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय या आदेश या फैसलों के खिलाफ अपील स्वीकार करने का विशेष अधिकार देता है। इन दिस केस वाज हर्ड अंडर आर्टिकल 136। ठीक है, तो बेसिकली वो आर्टिकल 136 जो है, ग्रांट द सुप्रीम कोर्ट स्पेशल पावर टू अलाउ अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑर्डर और डिक्री पास बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, यानी हाई कोर्ट भी आ सकता है मिसबा जी, एंड ट्रिब्यूनल भी आ सकता है। जैसे आपने बिजली का बिल नहीं भरा, ट्रिब्यूनल क्या, वो समझा दे रहा हूं, बिजली का बिल नहीं भरा,
तो आप पर फाइन लगा दिया 10 लाख रुपए का सपोज, या 5 लाख रुपए, सुनते हो ना। तो ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपए आपको पे करना है, अब ये ट्रिब्यूनल पे जाएगा, वहां पे उसको घटा के वो थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, बोलेंगे ठीक है यार, आप कहोगे सर गरीब आदमी, पुअर पीपल, हंग्री पीपल, ठीक है चलो 10 लाख नहीं देना, चलो 2 लाख रुपए देके काम खत्म करो। आप कहोगे नहीं सर अभी भी ज्यादा, ठीक है 50,000 रुपये दे दो, 50,000। ये हुआ ट्रिब्यूनल, कोर्ट में जाने से पहले ट्रिब्यूनल में। तो ये इलेक्ट्रिक के लिए भी है आपका, और भी जो फाइन वगैरह लगती है उसमें के ट्रिब्यूनल है, टेलीफोन एक्सचेंज वाला जो बीएसएनएल है उसके लिए भी है, ठीक है। तो ऐसे कोई अगर ट्रिब्यूनल ने पास, अगर कोई अपना, या हाई कोर्ट ने दिया है, उन सब की सुनवाई कौन कौन कर लेगा? सुप्रीम कोर्ट कर लेगा। अब इसमें एक बीच का एक गैप है, वो समझना। कुछ ऐसे डिस्प्यूट होते हैं आपस में जिसकी दोनों पार्टी अगर एग्री कर रही है, ट्रिब्यूनल की बात कर रहा हूं, ट्रिब्यूनल में आप लोगों ने अपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा भी होगा, मेंशन, इट इज क्लियर मेंशन दैट, कि अगर मामला ट्रिब्यूनल, दोनों पक्ष अगर दोनों पार्टी एग्री हैं, तो फैसला वो देगी, और फैसला फिर उस दोनों पर कम मैंडेटरी होगा, कंपेल होंगे मानने के लिए, फॉलो करने के लिए वो बाध्य होंगे, मानना ही पड़ेगा, और आप हायर कोर्ट भी अथॉरिटी में फिर नहीं जा सकते। तो वो और ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो ये रिगार्डिंग किसके है? मिसबा जी। चलिए, तो ये हो गया, ये आपको लिख लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आ जाओ, कोर्ट ने क्या क्या, उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, ठीक है, ऑब्जर्वेशन छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, वो सब छोड़ो, सीधा यहां से पकड़ो, ठीक है। अब इसमें जो प्रोटेक्शन, ये एक्ट है क्या, तो ये सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि सेक्सुअल असॉल्ट केस अंडर पॉक्सको कैन नॉट बी क्वैश बेस्ड ऑन द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टीज, ठीक है। तो इसका हाईलाइट ये बेसिकली क्या था? एक सेकेंड। सो एम क्या है इसका? इट्स अ जनरल न्यूट्रल लॉ इंश्योरिंग चाइल्ड सेफ्टी, चाइल्ड सेफ्टी को लेकर है, ठीक है। पनिशिंग एंड ऑफेंडर्स, एंड जो पनिशिंग ऑफेंडर्स, जो ऑफेंडर है उसको पनिश करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। एंड एड्रेसिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कॉम्प्रिहेंसिवली, चाहे उसको टच करना हो, वो भी बाल जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में ही आएगा। तो बच्चे का मतलब यहाँ पे सिर्फ फीमेल चाइल्ड की बात हो रही है? जवाब है नहीं। अब यहाँ पे यूपीएससी ने लिख दिया, जनरल न्यूट्रल की जगह पे आपने लिख दिया यहाँ पे ओनली फीमेल चाइल्ड। स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? अरे भैया चाइल्ड लिखा है ना, उसमें मेल फीमेल थोड़ी ना लिखा है। अप्लाई योर माइंड, बस, सो सिंपल, ठीक है। हाँ, तो वो बच्चे, अब एक क्वेश्चन उठता है यार, बच्चा है, कैसे डिफाइन करें, कितने साल के बच्चे को हम एज अ चाइल्ड कंसिडर करेंगे? 18 ईयर्स से कम होना चाहिए। बोर्ड कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस अगर हम बात करें, तो ऑफेंसेस में सेक्सुअल असॉल्ट आएगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट आएगा, और यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी, तीनों के लिए आएगा, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ, ये तीन में से अभी केरल में एक टीचर थी, क्या नाम है उनका, फीमेल टीचर, केरल की, आई थिंक केरल की थी, हाँ केरल की थी शायद, केरला। उन्होंने एक नेकेड फिल्म पोर्ट्रेट बनवाया था बच्चों से, ये बताया था मैंने। वो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट भी कहती हैं, और वो फिर गई थी वहाँ, क्या नाम है, अयप्पा मंदिर में भी घुसने का उन्होंने ये किया था, है ना, इस टाइप की चीज, हाँ। उनमें यही लगा है। तो मैंने इतना घुमा फिरा के क्यों बताया, ताकि आपके माइंड में हिट करे कि हाँ,
याद रहना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल तक तो जाना चाहिए ये। अब इसमें थोड़ा सा एक चेंज भी है, 2012 में, 19 में फिर एक, अब उसमें कुछ थोड़ा सा चेंजेस आया, अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट क्या हुआ, इंट्रोड्यूस किया है, कड़ी सजा की व्यवस्था की गई है, यानी कि एकदम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है, इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी भी दिया गया है इसमें, मृत्यु दंड भी शामिल है इसमें। ये 19 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, इतना ही करना था, हो गई बात खत्म। अब दिल मांगे मोर कहेगा आपका कि नहीं सर ऐसे कैसे, इतना कम में थी ना होगा। उठा के देखो, थोड़ा सा जाओ पीछे, पीवाईक्यू उठाओ, देखो कि कौन से क्वेश्चंस में क्या इससे बाहर रेंज जा रहा है, जवाब है नहीं। देखिए हाई कोर्ट में जाके सुनवाई होती है, मिलिट्री कोर्ट का एक्शन जो होता है कुछ चीजों में, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के साथ क्या है, जैसे कोर्ट मार्शल वगैरह, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर लेगा। लेकिन यहाँ पे रिगार्डिंग मैडम जी, किसकी बात हो रही है, रिगार्डिंग पॉक्सको के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो उस पर स्टिक रहो ना, आपका दिमाग कहीं और चला जाएगा तो वो दूसरा क्वेश्चन हो गया। यूपीपीसीएस ने इस क्वेश्चन को पूछा भी है, आप जो पूछ रहे हो, ठीक है। चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉरी टॉपिक की तरफ। 10 साल पोलियो उन्मूलन हो गया, ठीक है, 10 years ऑफ पोलियो इराडिकेशन इन इंडिया, ठीक है। आप लोगों को एक होमवर्क दिया था जिसको आप लोगों ने कोई बताया नहीं, चलो अब यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इंडिया वॉज डिक्लेयर पोलियो फ्री, पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, किसने किया, इंडिया में अब पोलियो नहीं है कोई, डब्ल्यूएचओ ने किया, क्योंकि 14 के बाद कोई भी मामला, कोई भी हमें देखने को नहीं मिला, तो देयर आर सम क्राइटेरिया कि भाई किसी को डिक्लेयर करना है, क्यों पोलियो फ्री है नहीं है, ठीक है। तो लगातार नो वाइल्ड जो पोलियो वायरस ट्रांसमिशन फॉर 3 जो कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक है, कोई भी पोलियो वायरस 3 साल में नहीं देखा गया, स्प्रेड नहीं हुआ था, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए भाई, ये भी सुन लो। जी मिसबा जी अभी देखूंगा आपका कमेंट, पहले थोड़ा सा यहाँ टॉपिक पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सर्विलांस सिस्टम इन प्लेस, हर घर में जाके चेक करना है, ठीक है, वो हुआ। कोई भी बचा हुआ पोलियो वायरस स्टॉक नष्ट कर दिया गया, ये 3 साल ये क्राइटेरिया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी रिमेनिंग पोलियो वायरस स्टॉक, ठीक है, ये 3 क्राइटेरिया है। तो भारत में तो बहुत दिन से चल रहा है ना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, जो प्रोग्राम के तहत इसको चलाया गया था, पोलियो जो अभियान चलाया गया था, वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यूआईपी के तहत चलाया गया था, ठीक है, ड्राइव्स। अब ये यूआईपी क्या है भाई, तो इसका बेसिकली इसमें देयर आर, ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड फ्री वैक्सीनेशन, वैक्सीन फॉर 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज के लिए, जिसको टीके से आप मुक्त कर सकते हैं। हाँ 1 लाख में, 10 लाख में एक को हो जाए तो बात अलग है, अदरवाइज 2 बूंद जीवन के 3 बूंद, है ना। चलो, ये स्टार्ट कब हुआ था, 85 में, रूरल एंड अर्बन दोनों पर फोकस करता है ये, और दुनिया के सबसे बड़े जो पब्लिक हेल्थ लार्जेस्ट है, इसे वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है ग्लोबली, ठीक है। पाकिस्तान में नहीं है बट यहाँ है, इंडिया, इंडिया फ्री हो गया, ठीक है। अब आ जाओ पोलियो वायरस की बात कर लें, डीपीटी नाम सुना है, डीपीटी, डीपीटी, जो बच्चों को तुरंत बाद तुरंत उसको लगाया जाएगा, ये वैक्सीन लगाई जाती है ना। सो पोलियो वायरस के बारे में, इट्स अ वायरस काफी हाईली
इन्फेक्शियस वायरल डिजीज है ये, कि कौन ज्यादा अफेक्ट होंगे, अंडर 5 ईयर्स के जो बच्चे होंगे। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये फेशियल ओरल रूट से भी जा सकता है, बेसिकली स्प्रेड होगा, एंड कंटामिनेट फूड एंड वाटर, फूड वूड को या वाटर पीने का जो भी है ड्रिंकेबल, उसको ये क्या करेगा, इन्फेक्ट कर देगा। सो इट कैन इन्वेड अ नर्वस सिस्टम, एक तरह से पैरालाइज कर देगा, फिर वो बॉडी का पार्ट वो काम नहीं करेगा। तो बेसिकली हाथ और पैर पैर को देखा गया है, ठीक है। क्या हो गया, तो ये बेसिकली पैरालिसिस की तरह है, फिर वो बॉडी का वो पार्ट पैर वैर काम नहीं करेगा, ठीक है। सो वाइल्ड पोलियो वायरस जो स्ट्रेन था, बेसिकली स्टेटस वो क्या है, देखो पाकिस्तान में अभी भी ये चल रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में, वहां पोलियो का ड्रॉप नहीं पिलाया जाता, मतलब सबको नहीं पिलाया जा रहा, गवर्नमेंट कर रही है कोशिश, वहां की गवर्नमेंट भी चाहती है कि नहीं हो, लेकिन अब कुछ रिलीजियस फैक्टर लोग डाल रहे हैं इसमें, पता नहीं क्यों। चलो, टाइप 2 एंड टाइप 3 में क्या है, टाइप 2 डिक्लेयर इरेडिकेट इन 1999, एंड टाइप 3 जो है ये 2020 का, ये इरेडिकेट कर हो गया 2020 में। तो अभी टाइप 1 स्टिल है, एंडेमिक है ये। एंडेमिक का मतलब क्या हुआ, एक पैंडेमिक होता है, एक एंडेमिक होता है। तो पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैल गया, ग्लोबली फैल गया, आप ऐसे समझो। एंडेमिक क्या कि यार पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर कंट्री में है, ठीक है। तो पोलियो का अटैक कब होगा, तो जब ओरल पोलियो वैक्सीन में मौजूद कमजोर स्ट्रेन म्यूटेट करके क्या करता है, बेसिकली पैरालिसिस का रीजन बनता है। कहाँ पे, जहां पे वैक्सीनेशन बहुत कम है, ठीक है। तो भाई इसको इंडिया ने क्या किया कि भाई मुक्त रखने के लिए बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं। एनुअल जो पोलियो कैंपेन चलाया जा रहा है, ठीक है। सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी चलाया जा रहा है, ठीक है। सर्विलांस एंड बॉर्डर वैक्सीनेशन भी है, ताकि कोई बच्चा छूटे नहीं। हर संडे संडे आपने देखा होगा, ठीक है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम बॉर्डर एरिया में भी है, ठीक है। इनएक्टिवेटेड पोलियो जो वैक्सीन है, आईपीवी, 2015 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया टू इनहांस प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो, स्पेशली टाइप 2 के लिए, ठीक है। और मिशन इंद्रधनुष 14 में इंट्रोड्यूस हुआ। 90% जो इतना भी टीकाकरण हो गया है, वैक्सीनेशन वाला जो प्रोग्राम है, ये इम्यूनाइजेशन कवरेज कर चुका है 90%, सफिशियंट है। बस प्री के लिए रखना, मेंस में काम नहीं आएगा, ठीक है। इंद्रधनुष मतलब क्या, मिशन इंद्रधनुष, मल्टीपल इसके वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, इसमें सिर्फ पोलियो नहीं है, बट पोलियो को भी शामिल किया गया है। इतना सब करने के बाद भी हो सकता है कोई और छूट गया हो, तो चलो उसको भी कवर कर लें इसके लिए, ठीक है। चलो, क्लियर है। जी मिस बाजी, अब आपका क्या है क्वेश्चन, थोड़ा आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। Sir, I did find the percentage of that question where you have asked about the but WHO doesn't provide any specific percentage as such. नहीं 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 नहीं, 3 साल या 5 साल में है। मैं आपको बता देता हूँ, 3 साल से 5 साल के बीच का ये है कि अगर उसका कोई स्ट्रेन अगर नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब 0.01 छोड़ दो, तो 3 to 5 years के लिए है ये, ठीक है। तो हाउ कम आई नो, मैंने भी तो कहीं पढ़ा है ना, और मैंने बुक में पढ़ा है, इंटरनेट पे नहीं पढ़ा है, ये हमारे टाइम का है ये, ठीक है। चलो, सभी को क्लियर है, जल्दी से कमेंट, कमेंट करने में भी, अरे रे रे, सही है। अच्छा, राज एंड शुभो, कुछ एनवायरनमेंट का अभी मैंने शेयर किया है, अगर देख लो थोड़ा सा यूट्यूब पे, अगर आपको ठीक लगता है तो आप एक बार देख लो।
थोड़े बहुत हिंदी तो ठीक ही होगी आपकी, है ना? तो वो देख के एक बार ही कर लो। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फिर उसको करेंगे हम। The time period you have saying that is also search and but your question was based on percentage। नहीं नहीं, परसेंटेज, परसेंटेज की बात नहीं, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, टाइम फ्रेम की बात हो रही है, परसेंटेज नहीं। ठीक है, चल। हम चिल्ड्रन लैकिंग इम्यून डाइटरी डाइवर्सिटी, ठीक है। बच्चों में न्यूनतम आहार विविधता की कमी, यानी कि सिर्फ बच्चे दाल रोटी ही खा रहे हैं, या सिर्फ मोमोज खा रहे हैं, या सिर्फ चाउमीन खा रहे हैं, इस टाइप से। ये तो मजाक वाली बात हुई। सिर्फ इंडिया में अगर हम थोड़ा सा न्यूट्रिशन पे बात करें, है ना, तो एक स्टडी बताती है, अ स्टडी फाउंड दैट 77% ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया एज 6 मंथ से लेकर 23 मंथ के जो बच्चे हैं, लैक ऑफ इम्यून डाइटरी डाइवर्सिटी, एमएमडी का शिकार है। एमएमडी, मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी, ठीक है। डेफिनेशन डब्ल्यूएचओ बता रहा है कि भाई, ठीक है, 5 और मोर। अच्छा, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक। A diet is considered have a MMD if it's include 5 or more food groups from the following 8 groups। यदि आहार में 8 खाद्य समूहों में से 5 या 5 से अधिक अगर चीजें शामिल हैं, जैसे 8 चीजें हैं, अब इसमें से कोई 5 अगर शामिल है, शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। तो अब इसमें ब्रेस्ट मिल्क हो गया, ग्रेन हो गया, ठीक है, बट ये जो क्या बोलते हैं उसको, बीज, जैसे लोबिया वगैरह है ना, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, फिश फूड हो गया, एग हो गया, एग्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, एंड वेजिटेबल हो गया, वेजीज हो गया। तो इनमें से कम अगर 5 मिनिमम आपका जो डाइट में अगर इंक्लूड है, इफ अ डाइट इंक्लूड फूड फ्रॉम लेस देन 5 ग्रुप्स, अगर इससे कम है तो फिर एमएमडी माना जाएगा। एमएमडीएफ, एमएमडीएफ का मतलब हो गया मिनिमम डाइटरी डाइवर्सिटी फेलियर, फेल हो गया ये। मिनिमम तो 5 होना ही चाहिए, 5 से कम अगर है तो ये प्रोग्राम ही पूरा फेल है। एमडीडी, हाँ हाँ सॉरी, एमडीडी, चलो, एमडीडी, ठीक है, चलो। इंडिया में ऑब्जर्वेशन क्या है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं यार। इंडिया का स्टेटस क्या था 19 से 21 के बीच में? अब आप बोलोगे लेटेस्ट में क्या है, भैया लेटेस्ट डब्ल्यूएचओ दे रहा है ना, ठीक है, तो थोड़ा सा लेट ही होगा। इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट इसको थोड़ा सा बचना कैसे है और अपना हम आउटपुट ले लें, कम पढ़ के ही आउटपुट निकाल लें, वो इंपॉर्टेंट है। एक मेजर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है, यानी कि यार ये प्रोग्राम फेल कहाँ पे है? गुजरात महाराष्ट्र भी आ जा रहे हैं इसमें, ये देखो गुजरात एंड महाराष्ट्र भी आ गए, बाकी तो पुअर स्टेट है ही, ऐसे याद रख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चल, जो चिल्ड्रन का जो एज है वो 6 to 11 मंथ का है, हाइएस्ट प्रिवलेंस ऑफ MDDF 87%। अगर हम कंपेयर करें ओल्डर ग्रुप से, तो इनका हाईएस्ट, मतलब ये सब जो दूध पीने वाले बच्चे या कहते हैं ना सेरेलेक्स खाने वाले बच्चे, ये वो है, बहुत छोटे। 87% जो है, इनमें सबसे ज्यादा इनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। 87%, बहुत ज्यादा है। यानी 5 साल के बच्चों से कंपेयर करें तो इनकी हालत ज्यादा है, तो फिर डेथ भी ज्यादा होगी यार, कॉमन सेंस, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखोगे, ओबीसी में 79, SC में 77, ST में 76, कुल मिला के अब ये पूछा नहीं जाएगा, बट वल्नरेबल सेक्शन है, परसेंटेज नहीं पूछा जाएगा आपसे।
ठीक है, कुछ डेटा वगैरह देना होगा मेंस में तो वो आप दे सकते हो, ठीक है, बट यहाँ प्री के लिए नहीं है, प्री के रिगार्डिंग ये नहीं है। मेंस में ये डेटा अगर लेके जाना चाहो तो जा सकते हो, प्री के लिए नहीं है मगर, ठीक है। तो इशू क्या है, आहार में बेसिकली फल सब्जियां पशु आधारित जो फूड प्रोडक्ट है उनका मतलब बहुत ही मिनिमम ये होता है, तो फोकस ऑन, अब तो जो लो न्यूट्रिशन जो कंपोजिशन है, मिनिमल मिनिमल कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड एनिमल बेस्ड फूड, ठीक है, मटन चिकन और वट एवर, तो उतना छोटा बच्चा तो खाएगा नहीं, बेस एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। चलो, सो मीडिया में भी ये अनअवेयर भी बहुत ज्यादा लोग हैं, है ना, तो एजुकेशन गैप भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है भाई। लिटरेट जो इलिटरेट मदर है शोज 81%, 75% तो कम से कम चलो एजुकेटेड मदर है तो उनसे बात बन रही है, लेकिन 81% तक तो इलिटरेट है दोनों में, तो ये हमें थोड़ा सा गैप भी, एजुकेशन गैप भी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो रिकमेंडेशन क्या है कि टारगेट को आउटरीच करना है थोड़ा सा, तो फोकस कहाँ होना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन पे, पर्टिकुलर दोज विथ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उस पर फोकस कर सकते हैं हमें, ठीक है। ये भी इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मेन, सुझाव है, तो मेंस में लिख सकते हो, प्री में आप उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। बैगेज को कम रखना हमेशा प्री के लिए, ठीक है। और कम्युनिटी बेस्ड जो इंगेजमेंट है वो भी, भाई लोकल गवर्नेंस टू प्रमोट न्यूट्रिशन, जो अवेयरनेस है एंड एक्टिविटीज, ये आपको जब आप आईएएस बनोगे उसके बाद आपको इस पे काम करना है, ठीक है। तो ये डेटा आप दे सकते हो इंटरव्यू में कि सर कुछ काम करना है, मेरे अपने गोल्स एंड प्रोग्राम्स है, तो यूपीएससी पूछेगा ना कि भाई किस सेक्टर में काम करना है, तो आप सेक्टर बता सकते हो और यहाँ पे ये बता सकते हो, डिटेलिंग होमवर्क करके अच्छे से जाओ, अपने पिच पे खिलाओ यूपीएससी को, मतलब बोर्ड ऑफ मेंबर को। इकलौता एक फील्ड ऐसा है इंटरव्यू जो आप आप कैसा रिस्पॉन्ड करोगे, क्वेश्चन वैसा फ्रेम होगा। मेंस में तो ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है, प्री में कोई स्कोप ही नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट। आप जो आंसर करोगे जिस तरह से जिस टोन में करोगे, क्वेश्चन वैसे ही पुटअप होना है, उसी लेवल का, ठीक है। चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। हम्म यूनेस्को रिलीज्ड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ठीक है, यूनेस्को ने किया है यार, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, ठीक है, प्री के लिए कर लो, ओनली फॉर प्री, नॉट फॉर मेंस। अगर आप थोड़ा बहुत इसका डेटा उठा के आप डाल सकते हो ऐसे में भी, ठीक है, थोड़ा अपडेट रहेगा आपका ऐसे वगैरह। हालांकि अब चांसेस थोड़े कम होते हैं बट स्कोप तो ऐसे में है ना, तो ऐसे में स्कोप हमेशा रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव है, फुल्ली सब्जेक्टिव, वो भी आपको जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है तो उस क्वेश्चन में एक जो पूछा जा रहा है आपको वही लिखना है, ऐसे में ये चीज है ही नहीं, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आप स्टोरी से करो, गाने से करो, वट एवर, उसका कोई कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है ना, तो वहां पे ये काम आ जाएगा। चलो, तो सबसे पहली बात कि ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, यूनेस्को करती है, ठीक है, क्लियर। चलो, ये तो हो गया, और ये अभी कहाँ पे ये हुआ है, बेसिकली जो मीटिंग जो थी ऑर्गेनाइज हुई थी बाय यूनेस्को एंड होस्टेड इन फोर्टालिजा, ब्राजील। ये प्री के लिए पढ़ देना, प्री मतलब पीसीएस, सॉरी, ये आ जाएगा, ठीक है। रिपोर्ट में जो हमारे काम की चीज है वो है लैक ऑफ फंडिंग है, ठीक है, कुल मिला के देखें तो ये काम कीजिए, 4 आउट ऑफ द 10 कंट्रीज स्पेंड लेस देन 4% ऑफ देयर जीडीपी ऑन एजुकेशन, इंडिया की भी वही हालत है,
6% का कहने को है, ठीक है। आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन जो है, ग्लोबल लेवल पे देखें तो लगभग 251 मिलियन चिल्ड्रन जो है, यानी 2.5 करोड़, 25.1 करोड़ बच्चे जो हैं और युवा जो है स्कूल से बाहर है, मतलब पढ़ने लिखने में नहीं जा रहे हैं। ओनली 1% जो है रिडक्शन इन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सिंस 2015 के बाद जो स्कूल छोड़ चुके थे, ड्रॉप आउट हो चुके थे, उनको 1% का, ओनली 1% का ये कमी आई है। जी। तो ऐसे भी पूछ सकता है, फोर्टालिजा डिक्लेरेशन जो है इज रिलेटेड टू, ये भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ लेगा। तो अगर आपने इतना भी पढ़ रखा है यार कि ये एजुकेशन को लेकर है, तब भी क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन जो है वो, मतलब क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप सही कर पाओगे, ठीक है। हाँ, अब इम्पोर्टेंट क्या, एक्सेस टू एडुकेशन। सेंट्रल एंड जो सदर्न एशिया है, इसने क्या किया है, मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस किया है, प्रगति हुई है यहाँ पे, हर जगह नहीं हुई है, एशिया की बात हो रही है, ठीक है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान में स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, यानी ये चारों जो कॉन्टिनेंट, एक ही कॉन्टिनेंट मान लो, कॉन्टिनेंट तो एक ही हो गया, ठीक है। तो इस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चे हैं या स्कूल नहीं जाते हैं ना। चलो, ठीक है। तो नेप ने कुछ, इंडिया ने कुछ क्या इनिशिएट लिया है, तो बिल्कुल लिया है भाई। एक, बस इसका नाम याद रखो, नेप 2020। और एक आपका जो नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये प्रोग्राम का नाम, ये इनिशिएटिव जो है, ये याद रखो, रिगार्डिंग किससे सम रिलेटेड है, एडुकेशन से। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली जो इनिशिएटिव है, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, अपने जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना है। और दूसरा है फोकस ऑन स्कूल बेस्ड असेसमेंट एंड लर्निंग सेंटर्ड पेडागोगी, शिक्षा छात्र का बाल विज्ञान केंद्र, ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, हो गई बात खत्म। सिफारिशें हैं वो छोड़ दो, लीडरशिप डेवलपमेंट है, सिस्टम लीडर है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज चेंज एजुकेशन है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। शुभो एंड राज, मयंक एंड गुलाब शाह जी, आरती जी, कुछ समझ में आ रही है चीजें। चलो, ठीक। ठीक है। हम्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा तो कोई ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये एक अलग से, ये सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट में ये टॉपिक है, वन डे वन जीनोम, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ये नीचे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो द टॉपिक नेम इज, दिस इज द टॉपिक नेम, ओके। चलो, ठीक। वन डे वन जीनोम, ठीक है भाई। डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है, ये जो आया है, ये इन्होंने एक इनिशिएट लिया है, वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डीबीटी, एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, BRIC, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है, इनिशिएट लिया है, ठीक है। फाउंडेशन पे किया है, ठीक है।
BRIC अब दोनों, क्योंकि पहला ही यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है, अपने पहले स्थापना दिवस, यानी कि फर्स्ट फाउंडेशन जो डे है, बेसिकली पहले स्थापना दिवस, फर्स्ट फाउंडेशन डे। तो पहले तो यार ये नया एक जो काउंसिल बना है, पहले वही देख लेते हैं। यूपीएससी तो वही पूछेगा आपसे। ठीक है। सो BRIC अबाउट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल। ठीक है। टाइप क्या है इसका? ये एपेक्स ऑटोनोमस सोसाइटी है अंडर DBT, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। उसके तहत है ये। अगर हम प्रकार की बात करें, ठीक है, 14 जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है इसमें आएगा। DBT के तहत एक ऑटोनोमस है होगा, और ये 14 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होगा ये। ठीक है। सभी ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन को आपस में मर्ज कर दिया गया है, मिला दिया गया है, और उसको मिला के बनाया गया है BRIC। मोहित कुमार, क्लियर है? चलो, ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? तो ऑब्जेक्टिव वही रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होगी यहाँ पे। जो जो अच्छी चीजें हैं वो सब चीज इसमें हो रही है, कोई इसका कुछ स्पेसिफिक ये नहीं है। वन डे वन जीनोम पे बात होनी है ना? तो थोड़ा सा याद रखना खाली एक चीज, खाली इसका, कि जो भी रिसर्च वगैरह है, तो भाई जीनोम की बात हो रही है तो रिसर्च की बात होगी, अपनी कैपेसिटी को डेवलप करने की बात होगी, इनहांस करने की बात होगी, यही तो होगा ना, कॉमन सेंस। हो गई बात खत्म। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई डे टू डे में अगर हम बात करें, एम जो उसका है, अच्छा ये गवर्नेंस की बात करें तो थोड़ा ये भी देख लेना। ठीक है, हम उसको अभी देखेंगे। ठीक है। गवर्नेंस में तो ये सेंट्रलाइज्ड होगा, वन डे वन जीनोम है तो ये सेंट्रलाइज्ड है, स्कीम है, इनिशिएटिव है। साइंटिस्ट को फैसिलिटेट करना है, फैसिलिटेट कोलैबोरेशन अमंग साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स, दोनों को आपस में मिलाना, ये इसका एम, ऑब्जेक्टिव, रोल, यही सब कह सकते हैं। ठीक है। सो एम क्या है इसका? रिलीज वन एनोटेटेड एनोटेड माइक्रोबियल जीनोम एवरी डे। भारत में अनूठे जो जीवाणु हैं, बैक्टीरिया है, माइक्रोबियल बैक्टीरिया जीवाणु प्रजातियों को क्या करना है, थोड़ा सा एक एक दिन, मतलब आप उसको क्या कीजिए, लाइमलाइट में लेके आइए, रिलीज करना है वन एनोडो। ठीक है। मेक माइक्रोबियल जेनोमिक्स डेटा मोर एक्सेसिबल टू रिसर्चर, जितना से ज्यादा हम रिसर्चर्स को इसका डेटा दे सके वो ज्यादा बेटर रहेगा। सॉरी, यहाँ था ये, मैं वहां बता रहा हूँ। प्रतिदिन एक एनोटोडेड टेडेड जो माइक्रोबियल जीनोम को रिलीज करना, जारी करना, और माइक्रोबियल जीनोमिक्स डेटा को रिसर्चर के लिए क्या है, अवेलेबल करवाना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एरिया क्या होगा? फोकस एरिया हाईलाइटेड यूनिक बैक्टीरियल जो स्पीसीज है, यानी बेसिकली हमको फोकस में रखना होगा कि अनूठा कोई बैक्टीरिया मिल रहा है जो सिर्फ इंडिया में है और कहीं नहीं है। अगर ऐसा है या बहुत कम है तो यूनिक हो गया, तो यूनिक बैक्टीरियल स्पीसीज जो है उसको सामने करना, लाना, हाईलाइट करना। ठीक है। एंड शोकेस देयर रोल इन एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए में कंट्रीब्यूट करना। ठीक है। इसके लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देना है तो कर लो यार। बायो E3 जो है, E3, ई फॉर क्या? इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, उसको समर्थन देना। भारत में जो इनोवेशन है माइक्रोबियल का, जो एक इनोवेशन है, ड्राइव इनोवेशन इन माइक्रोबियल जीनोमिक्स, अनलॉक करना है इसको। अनलॉक इंडियाज माइक्रोबियल पोटेंशियल एंड ड्राइव इनोवेशन इन माइक्रोबियल जीनोमिक्स। ठीक है। तो भारत में माइक्रोबियल क्षमता को उजागर करना, ताकि जो इनोवेशन है हमारा, नवाचार है, उसको थोड़ा सा क्या मिले, थोड़ा सा गति मिल जाए, यही है ना? तो अब एक वर्ड आ गया कि भाई माइक्रोबियल जेनोमिक्स है क्या। देखो, तो जेनेटिक हम जो रिसर्चर में जो जेनेटिक्स, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो, एनिमल के लिए हो, ह्यूमन के लिए हो, वटेवर, ठीक है, सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना,
कि पूर्ण उसका जो डीएनए है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका डेवलपमेंट कैसे है, आपस में वो मिलके कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि राइस ले लिया, एज फॉर एग्जाम्पल राइस ले लिया, या कोई एल्गी या कोई मशरूम ले लिया, किसी का भी, ठीक है। तो एज फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, आर्किया है ना, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है लाइक डस्ट माइट, ये सब एग्जाम्पल है किसके, माइक्रोबियल जीनोमिक्स के। जो माइक्रोबियल के एग्जाम्पल है बेसिकली। इसके जब डीएनए, इसके डीएनए की बात करेंगे तो माइक्रोबियल जीनोमिक्स होगा जब हम स्टडी करेंगे तो, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल वही पूछा था, क्या नाम है उसका, हम्म, कहाँ गया, अरे यहाँ भी थोड़ी सी कमी है, चलो खैर। जैसे कि आज के क्लास में, मैं मॉर्निंग वाली क्लास में बता रहा था, इंडिया में जितने भी टाइप्स के, या फिर वर्ल्ड में जितने भी टाइप के मशरूम्स हैं, स्पेशली राज, शुभो, मिसबा, आप लोग इसका जवाब देना। जितने भी टाइप्स के मशरूम्स होते हैं सब खाए जा सकते हैं, एडिबल है। नहीं, क्यों, कुछ पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है। तो गोल्डन मशरूम का नाम सुना है कभी, गोल्डन मशरूम नहीं, अरे सबसे ज्यादा महंगा बिकने वाला है भाई, ठीक है। चलो, ये सब मैंने करवाया है, ठीक है, तो थोड़ा सा यूट्यूब पे जाके देख लेना। बाकी जो इंग्लिश में होगा वो तो मैं एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों को करके दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो ये इसको लेकर है, ठीक है, रिसर्च वगैरह ठीक है। सो स्टेप टेकन फॉर द रेगुलेटिंग ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के लिए, ठीक है, एक अलग से छूट गया है यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन इसका कुछ खास मुझे, हाँ, क्या, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा इसका जो पार्ट छूटा हुआ है वो हिंदी में अवेलेबल करवा दूंगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा फॉर द टाइम बिंग के लिए आप देख लो। एक ओविडो कन्वेंशन भी हुआ है, किसको लेकर, रेगुलेटिंग ह्यूमन जीनोम एडिटिंग के लिए। तो क्या इंडिया में ये अलाउड है, चाहे वो एडिटिंग के लिए हो या रिप्रोडक्टिव क्लोन के लिए हो। तो जवाब है नहीं, बैंड है ये। ह्यूमन को लेकर आप नहीं कर सकते, उसके जीन में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्लियर कट। हाँ, आप स्टम सेल रिसर्च कर रहे हैं वो ठीक है, तो स्टम सेल का रिसर्च हो सकता है, लेकिन आप जीन एडिटिंग नहीं कर सकते, क्लोनिंग नहीं कर सकते, यानी ह्यूमन पे ये नहीं करना है, पहली चीज क्लियर। चलो दूसरी चीज, तो क्या ये क्लिनिकल ट्रायल कहीं और बाहर में हुआ है या फिर कहीं अलाउड हो रहा है क्या, तो इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, जर्म लाइन जेनोमिक जो एडिटिंग है उसको अलाउ किया गया है, ठीक है चलो। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी जो माइक्रोबीज का क्या है भाई, ये डिजीज बैक्टीरिया के लिए हमें पता चल पाएगा, कम से कम एक समझ विकसित हो पाएगी कि अंडरस्टैंड द जेनेटिक लिंक बिटवीन डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड इमर्जिंग पैथोजेंस। तो जो बीमारी है और किस बैक्टीरिया या किस वायरस के कारण हो रहा है, कम से कम इसकी एक अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप होगी, ठीक है। एडवांस बायोटेक जो एप्लीकेशन है, जैसे कि बायो मैन्युफैक्चरिंग है डेवलपिंग, बायो फार्मास्यूटिकल्स है, इस पे भी थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, एडवांस एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया में हो ही रहा है। नाम तो हालांकि बीटी ब्रिंजल बैग जो है, ब्रिंजल हो गया बैगन वाला, और बीटी कॉटन हो गया, ये बाहर से लाया गया, लेकिन बहुत सारे जैसे गोल्डन राइस है या फिर और कोई एक के बाद दूसरा थोड़ा इम्प्रूव कह सकते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसी की वजह से। और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि जो माइक्रोबीट्स एड है इन सॉइल फॉर्मेशन, ये सॉइल फॉर्मेशन भी करते हैं,
मिनरल प्यूरिफिकेशन भी करते हैं एंड डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट भी है ये। ठीक है। तो प्लास्टिक इसीलिए रिड्यूस नहीं हो सकता, हालांकि उसको लिए भी मैनोवर्स में बदलने के लिए कहा गया है एक, ठीक है, एंजाइम जो है एक बनाया गया है, आर्टिफिशियल तैयार किया गया, जो प्लास्टिक को भी इनटू रीयूजेबल मैन्योर्स में, मतलब खाद वगैरह में, कंपोस्ट में बदल सकता है। ये एक बात थी। ठीक है। तो यही सब बातें थी। ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, पेस्ट कंट्रोल हो जाएगा एग्रीकल्चर में, है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है फिक्स नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस, रिड्यूसिंग फर्टिलाइजर नीड्स। अगर ये हम आज मॉर्निंग वाली क्लास में भी बताया है कि अगर एग्रीकल्चर में हम दो तरफ, यहाँ पे क्या है आपका खेत है और यहाँ पे राइस, धान लगा रखा है हमने, बीच में आपने चना या मटर वगैरह लगा दिया है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के कारण इन दोनों को भी बेनिफिट होगा, जो आपका जो क्रॉप्स है, और वो थोड़ा सा उसका प्रोडक्शन जो है इन्हांस करेगा। बस यही सब है। क्लियर है? जल्दी से। चलो, अब फिर से एक मिस्टेक है यहाँ पे, बहुत मिस्टेक हो रहा है भाई, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है। टॉपिक का नेम डालना मैं भूल गया, बट टॉपिक नेम आपका स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको। सब्जेक्ट बेसिक, नॉट टॉपिक, सब्जेक्ट। तो ये पर्सनालिटी वगैरह जो है, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी है ना, नहीं कुछ गड़बड़ किया है क्या? देखो, ये बीच में अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 नहीं, साइंस टेक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। एक मिनट, मुझे लग रहा था कि मिस्टेक है, बट मिस्टेक नहीं है ये। नहीं नहीं, ये इट्स नॉट अ पर्सनालिटी, नहीं ठीक है ये, आप इसको एज इट इज रहने दीजिए। सत्यनाथ बोस का जो कंट्रीब्यूशन है, बेसिकली बोस बोस आइंस्टीन थ्योरी जो है, उसको लेकर बात हो रही है। ठीक है। इट्स नॉट अ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के रिगार्डिंग नहीं है, उसको उसके लिए हमने अलग से आपको दे रखा है। साइंस टेक का ही, इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस टेक, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। सो 20 पेजेस हैं, उसमें से भी मुश्किल से अभी 10 या 12 पेजेस ही पढ़ना है, तो 2-3 दिन में, इसी वीक में खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि आने वाली होली से पहले 13 तक ही क्लास है, तो हो सकता है उससे भी में भी आपका जो दिसंबर मंथ का है वो क्लास स्टार्ट हो जाए। तो थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अब पूरा ठीक करके दे दिया गया मंथली मैगजीन, आप लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है। ठीक है। चलो फिर आज की क्लास यहीं तक रहेगी बॉस। ओके गाइस, डन। चलो, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।